Hello students, last time we discussed the balance sheet. Like last time we discussed the main heading of the balance sheet, then main heading of the liability, it means equity liability side, and the subhead of the liabilities. Today we discuss the detailed informations in balance sheet and 11 मार्क्स के वेटेज मीन्स है, समझ लेना. देर आर दी 11 मार्क्स. द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 11 मार्क्स एंड दी ऑल द डिटेल्स विल बी आस्क्ड एज फॉलो. मैक्सिमम एंट्रीज मीन्स कौन से सब हेड में मीन्स हमें रिकॉर्ड करनी है वो सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. और ये बैलेंस शीट आपको प्रॉपरली लर्न करना है, ऑर्डर में ही लर्न करना है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल. तो फर्स्ट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड का मीनिंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कैन इश्यू, और कंपनी कैन गेट द कैपिटल with the help of the issued share capitals. That's called a authorized share capital. Now in authorized share capital, or two types of shares are there, equity shares and preference shares. The number of equity shares, तो blank equity shares of rupees blank each. For example कि 1000 equity shares है या 5000 equity shares या 10,000 equity shares है, तो 10,000 equity shares and each rupees 10 rupees या 100 rupees या 50 rupees, तो 10,000 into 100 10 lakh rupees. Blank number of preference shares into blank each price of the preference share, and the total, the issued shares capital is a authorized capital, and authorized capital is not calculated in the total. It shows the number of shares which can company issued the maximum number of shares and can get the capital. Now next one is issued capital. Next is issued capital. तो आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल हाउ मैनी शेयर्स कंपनी हैज इशूड, और हाउ मैनी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी. इट मेंशन्स हियर ब्लैंक, इट मीन्स द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ब्लैंक ईच एंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज ब्लैंक ईच. देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, यानी कि पब्लिक में सेल करने के लिए, एंड आउट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल हाउ मैनी एप्लीकेशंस रिसीव, दैट्स कॉल्ड अ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. उसमें से कितनी एप्लीकेशंस कंपनी को मिली है, हाउ मैनी एप्लीकेशंस रिसीव. लाइक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स कैपिटल. एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा इजी होगा. फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, या मीन्स ज़्यादा, और उसमें भी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप. इट मीन्स नॉट फुल्ली पेड अप और फुल्ली पेड अप. देन के 10 रुपीज़ है और कंपनी को 10 रुपीज़ द होल अमाउंट रिसीव्ड हुई है, तो दैट इज कॉल्ड इशूड एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल. तो ब्लैंक इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ ब्लैंक इच एंड ब्लैंक प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ ब्लैंक इच, दैट इज कॉल्ड अ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. फॉर एग्जाम्पल के 10 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट है एंड शेयर होल्डर ने अभी तक 7 रुपीज़ ही पे किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर्स कैपिटल. तो ब्लैंक इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ ब्लैंक ईच एंड रुपीज़ ब्लैंक पर शेयर्स कॉल्ड अप, यानी 10 रुपीज़ के शेयर हैं बट कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज़ ही कॉल्ड अप यानी मंगवाए हुए हैं, तो इट्स कॉल्ड नॉट अ फुल्ली पेड अप शेयर्स. एंड कॉल्स इन एरियर्स, any calls in arrears are there, it will be deducted from the called up capital and the final amount will be recorded in the final column. The same way preference shares minus calls in arrears and final account is recorded in the final column, and then forfeited shares are also recorded in the final column. So this is the share capital. The first one, see the first one, the whole detail, it's a share capital and the detail of shares capital is given here. नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस. ऑल द रिजर्व्स
We know very well reserve means an amount keep aside out of the profit. It's called a reserve. Surplus as per the statement of profit and loss account. That means profit क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हो, सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स इज रिकॉर्डेड अंडर द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ लेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से जो मीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, देन हाउ मेनी अमाउंट्स, जनरल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रपोज डिविडेड आउट ऑफ प्रॉफिट. बट ये एक चीज़ सिंपल है कि सपोज तुमने एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ही सिर्फ रिकॉर्ड किया हो तो जनरल रिजर्व और ऑल आर कंसीडर अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस, बट एज अ प्रॉफिट हम उसे मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए दैट्स वाई देन जो प्रॉफिट है हमारा सरप्लस अमाउंट उसमें से एप्रोप्रिएशन लेस हो जाएगी. जैसे जनरल रिजर्व है, प्रपोज डिविडेंड है. सो नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. देन जनरल रिजर्व, appropriations, capital reserve, debenture redemption reserve, dividend equalization fund, reserve fund, workers accident compensation fund, and investment fluctuation reserve or investment fluctuation fund, and the loss as per the statement of profit and loss will be deducted. डेबिट बैलेंस है तो वो डिडक्ट होगा. So dividend equalization fund, that's a fund is used for the to maintain the equal rate of dividend. Reserve fund is normally used or the capital profit is transferred to capital reserve account. Then workers accident compensation fund, any accident occurs in a factory and if the workers has damaged physically, then we have to give the compensation and the reserve is created for the workers accident. Investment fluctuation reserves, this reserve is created for the increase decrease of the value of investments. So all the reserves are recorded under the head of reserve and surplus. So main heading हमारा होगा equity and liabilities, balance sheet का head हुआ. Then the head of balance sheet is equity liabilities. Then main head of the equity liability is shareholders fund, and under the main head of shareholder fund subhead is reserve and surplus, share capital, reserve and surplus, and under reserve and surplus all the reserves are recorded. So reserve is a subhead. Next, long term borrowings. Long term borrowings means amount borrowed from the persons and after the stipulated time or after the pre-decided time we have to redeem it, उसे return करना है. That is called a long term borrowings. Then the amount received for more than 12 months, it is considered as a long term borrowings. For example, debentures. तो normally debentures क्या है, तो means amount received from the publics or borrowed from the publics for the more than 12 months is considered as a long term borrowings. After the stipulated time, that means 4 years, 5 years, 10 years, the amount should be redeemed. Long term loan or a term loan, the loan taken from the bank or institutions or friends, and it is considered as a long term loan if the loan is taken for more than 12 months. Then amount recovered and it will be redeemed after the some years, so it is considered as a long term borrowings. Next है bonds and public deposit. गवर्नमेंट बॉन्ड्स है कि मीन्स पर्टिकुलर 5 years के बॉन्ड है या 10 years के बॉन्ड है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑन बॉन्ड्स आर देयर. सो वी इन्वेस्टेड इन अ बॉन्ड्स. सपोज कि गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू की और उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो 5 या 10 years के बॉन्ड हो तो 5 और 10 years के बाद मीन्स वो पैसे रिडीम. ऐसे ये कंपनी सपोज बॉन्ड इशू कर रही है और पब्लिक वो बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो अमाउंट उनको
पर्टिकुलर टाइम यानी कि कोई स्पेसिफाइड टाइम है वहाँ पे रिडीम करना है, सो इट इज़ कंसिडर एज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नाउ पब्लिक डिपॉजिट, तो पब्लिक मीन्स कई बार फिक्स डिपॉजिट करवा रही है कोई पर्टिकुलर टर्म्स के लिए और वो टर्म्स मोर देन 12 मंथ है, इट इज़ कंसिडर एज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो पब्लिक डिपॉजिट के जो पैसे हैं वो भी मीन्स आफ्टर दी पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड टाइम पर हमें उसे स्पेसिफिक टाइम पर रिटर्न करना है, सो इट ऑल्सो कंसिडर एज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नाउ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दैट्स अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एक्चुअली मीन्स यहाँ पे हमने जो फैसिलिटीज़ ली है उसके लिए ये पेमेंट करना है, अमाउंट रिकवर्ड एंड द अमाउंट रिटर्न दैट इज कॉल्ड बोरोइंग्स। बट यहाँ पे जो रिडम्पशन प्रीमियम है, द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ है एंड इट्स कंसिडर एज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस आर कंसिडर एज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी प्रोविडेंट फंड दैट्स कॉल्ड अ पीएफ, द अमाउंट इज रिडीम्ड नॉर्मली आफ्टर द रिटायरमेंट, सो इट्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, आफ्टर द लॉन्ग टाइम वी हैव टू रिडीम, सो इट्स कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कर्स सेविंग अकाउंट। तो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट, ये सभी अमाउंट मीन्स उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो रही है और आफ्टर द लॉन्ग टाइम यानी कि एट द रिटायरमेंट टाइम और द अमाउंट इज रिडीम्ड और गिवन टू द एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है कि जैसे तुम लॉन्ग टाइम के बाद मीन्स उसे रिडीम करने वाले हो। ये कंपनी की मीन्स यानी ये जो अमाउंट है वो अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को ही तुम्हें रिडीम करनी है। लाइक पीएफ हमें पता है कि सैलरी में से मीन्स उतने पैसे कटवाएंगे, देन उतना सेम अमाउंट मीन्स यानी इंस्टीट्यूट पे कर रही है जो भी कंपनी है, और एट रिटायरमेंट टाइम और आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल बी रिडीम टू दी एम्प्लॉयज़, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कर्स सेविंग अकाउंट्स ऑल आर कंसिडर एज ए लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो शॉर्ट टर्म के लिए किसी से पैसे लिए हैं, व्हेन दी कंपनी टेक दी मनी, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन है लेस देन 12 मंथ, 4, 5, 6 मंथ या 8 मंथ्स के लिए पैसे लिए हो तो इट इज़ कंसिडर एज ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, हमने बैंक से पैसे लिए और उसे मीन्स हमें क्या करना है, रिडीम करना है। कैश क्रेडिट हमें मिल रही है यानी कि मीन्स विद इन 12 मंथ में मीन्स हमें वो पेमेंट करना है, तो ऑल आर कंसिडर एज ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नाउ ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स का मीनिंग है दैट्स लायबिलिटीज अकर्स। ट्रेड पेएबल्स मीन्स यानी जो ट्रेड हो रहा है हमारे यानी बिजनेस में जो प्रोडक्ट को हम परचेज और सेल्स कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे जो क्रेडिट परचेज है हमारा, और क्रेडिट परचेज पर सपोज तुमने कुछ पेमेंट करना है और कुछ पेएबल अमाउंट है, तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेड पेएबल्स। जैसे मैंने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट हो रहा है, और सपोज वो स्पेसिफाइड डेट हमने बिल्स एक्सेप्ट की है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेएबल। सो ट्रेड पेएबल्स आर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल्स आर दी trade payables. Now other current liabilities, तो other current liabilities outstanding expense, income received in advance, unclaimed dividend, then debentures and a premium on redemptions payable during the next 12 month। even debentures भी नेक्स्ट 12 मंथ में पेमेंट करने हैं, डिबेंचर्स and the premium on redemptions payable during the next 12 month is considered as other current liabilities। calls in advance, एडवांस में कोई कॉल्स मिल गया है तुम्हें तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अदर करंट लायबिलिटीज। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स,
Any amount received from the customers as a advance is also considered as a other current liabilities, क्योंकि मीन्स जो एडवांस कोई गुड्स के लिए मिला है, कोई एडवांस अमाउंट मिली है, तो वो मीन्स नेक्स्ट 12 मंथ में यानी विद इन 12 मंथ्स वी हैव टू गिवन इन बैक और compensates as a whatever it's received for the advance. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, दिस ऑल्सो कंसिडर एज अ अदर करंट लायबिलिटीज. नाउ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी विद इन 12 मंथ्स यानी लेस देन 12 मंथ्स प्रोविजन है कोई, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स एवरी 12 मंथ्स हम पे कर रहे हैं, तो जो भी प्रोविजन है वो मीन्स नेक्स्ट 12 मंथ में हमें पेमेंट करना ही है, सो इट इज़ कंसिडर एज ए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. प्रपोज डिविडेंड, कंपनी यहाँ पे डिविजन डिक्लेयर कर रही है, वो उसे नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है, सो नेक्स्ट मंथ विद इन दी 12 मंथ्स जो है, तो ये प्रोविज़न नेक्स्ट ईयर की मीन्स लिए है, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज ए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नाउ असेट्स, तो इन असेट्स फिक्स असेट्स आर देयर, तो देयर आर अ टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स. तो टेंजिबल असेट्स विच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ टेंजिबल असेट्स. नाउ लैंड एंड बिल्डिंग तो टेंजिबल असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल असेट्स है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स टेंजिबल असेट्स है, व्हीकल टेंजिबल असेट्स है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टेंजिबल असेट्स है, लीज होल्ड असेट्स टेंजिबल असेट्स है. ऑल आर फिक्स और टेंजिबल असेट्स. इट्स ए नॉन करंट असेट्स, वी कैन से इट्स ए असेट्स में ये मीन्स मैन हेड है यहाँ पे नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स. और ये नॉन करंट असेट्स का एक पार्ट है फिक्स असेट्स, और फिक्स और नॉन करंट असेट्स आर सेम. फिक्स असेट्स दैट्स अ टेंजिबल असेट्स और सेकंड इज इंटेंजिबल असेट्स. नाउ इंटेंजिबल असेट्स which cannot be seen or touched, that is called a intangible assets. So intangible assets, goodwill, patent, trademark, copyright, license, software, franchises, all are intangible assets. We know goodwill, it's a reputation of the firm. Then patents, then patent is the patent for the medicine, patent for the all products means हो सकता है, और वो रजिस्टर्ड करवा रहे हम, तो जितने भी लाइक की कंटेंट्स किसी प्रोडक्ट में मीन्स हमने जो लिए है उसका जो रेशियो है, उसके जो परसेंटेजेस है वो फिक्स किए, और वो एक बार रजिस्टर हुआ तो उसकी सेम कॉपी और कोई मीन्स कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता है. ट्रेडमार्क है, बिजनेस का कोई पर्टिकुलर मार्क है जिससे बिजनेस को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ट्रेडमार्क. कॉपीराइट्स लाइक पर्टिकुलर तुमने जो मीन्स कोई आइटम्स डिज़ाइन और कुछ प्रिपेयर किया है वो सेम मीन्स कॉपी ना हो, दैट्स वाई वी यूज़ दी कॉपीराइट्स. वी पे फॉर दैट एंड द सेम नेम ऑफ द फर्म और सेम डिज़ाइन और सेम कलर और सेम वो यूज़ नहीं कर सकते. नाउ लाइसेंस, तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने की परमिशन के लिए किसी की लाइक कोई प्रोडक्ट को तुम यूज़ कर रहे हो तो उसका लाइसेंस तुम्हारे पास होना चाहिए. सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है. देन फ्रेंचाइजीज है, तो ऑल आर कंसिडर एज ए इंटेंजिबल असेट्स. नाउ नेक्स्ट वन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए तुमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हो, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर एंड द डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी बट नॉन करंट है, दैट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स. फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक मोर देन 12 मंथ्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोर देन 12 मंथ, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड मोर देन 12 मंथ. यानी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 12 मंथ से ज़्यादा है तो ऑल कंसिडर एज ए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नाउ 13 नंबर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. तो लोन टू एम्प्लॉयज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, कस्टम डिपॉजिट्स, टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिक डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस. क्योंकि कस्टम डिपॉजिट हम पे कर रहे हैं या टेलीफोन, जब तक टेलीफोन यूज़ करेंगे तब तक वो डिपॉजिट लाइक वहाँ पे रहने वाली. इलेक्ट्रिसिटी जब तक तुम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो तब तक वो डिपॉजिट तुम्हें रिटर्न नहीं मिल रही. सो ऑल आर कंसिडर एज ए लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस. नाउ अदर नॉन करंट assets, it's also fictitious assets, we know very well. Debenture discounts to be written off after the next 12 months, advertisement campaign expenditures to be written off after next 12 months,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर दी नेक्स्ट 12 मंथ। तो नेक्स्ट 12 मंथ में जो अमाउंट राइट ऑफ होने वाली है, इट इज कंसिडर एज अदर नॉन करंट असेट्स, और वी नो वेरी वेल इट्स एज ए फिक्टिशियस असेट्स ऑल्सो। Now current investment. So current investment or any investment is made less than 12 month. 12 मंथ से कम टाइमिंग के लिए तुमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इट इज़ कंसिडर एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड है, बट वो देखना है कि मोर देन 12 मंथ हुआ तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और लेस देन 12 मंथ है तो इट इज़ कंसिडर एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। दैट्स वेरी सिंपल है। शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, बट वो 12 मंथ से कम टाइम के लिए है तो सेम इज कंसिडर एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो भी करंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो बट लेस देन 12 मंथ है तो इट इज़ कंसिडर एज ए करंट इन्वेस्टमेंट। और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया है बट वो भी मीन्स लेस देन 12 मंथ के लिए। नाउ इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देन स्टॉक इन अ ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड गुड्स इन अ ट्रांजिट, यानी रास्ते में कोई गुड्स है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, तुम्हारे पास जो भी स्टॉक है इवन बिजनेस में, स्पेयर पार्ट्स हुए, लूज टूल्स हुए, स्टॉक इन अ ट्रेड है, तो ऑल आर कंसिडर एज अ इन्वेंटरीज। वो सभी को हम क्या कंसिडर करेंगे, इट्स इन्वेंटरीज। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स यानी बिजनेस में हम जो ट्रेड कर रहे हैं उससे हमें कोई अमाउंट रिसीवेबल है तो इट इज कंसिडर एज अ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स आर दी ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस एट द बैंक, और चेक्स एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, तो इट इज कंसिडर एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो लोन एडवांसेस फॉर लेस देन 12 मंथ्स, advances to the suppliers for less than 12 months, it is considered as a short term loan and advances. And the last one, other current assets, तो prepaid expense, the expense is paid in advance and it's less than 12 month। normally means जो भी expenses पे कर रहे हैं वो next 12 month में means वो compensate हो जाएगा, यानी कि वो सेटल हो जाएगा। दैट इज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू हो चुकी है बट अभी तक मीन्स हमें मिली नहीं है तो हमारा रिसीवेबल्स, दैट मीन्स करंट असेट्स। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ, यानी नेक्स्ट 12 मंथ में जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमें राइट ऑफ करना है इट इज कंसिडर एज अ करंट असेट्स, क्योंकि वो बिजनेस की असेट्स है जो हम 12 मंथ वो करंट 12 मंथ में यूज करने वाला है, इट इज कंसिडर एज अ करंट असेट्स। डिबेंचर डिस्काउंट्स टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ, जो नेक्स्ट 12 मंथ में राइट ऑफ होंगे इट्स अ करंट असेट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ में जो राइट ऑफ होंगे इट ऑल्सो कंसिडर एज ए करंट असेट्स। करंट असेट्स का मीनिंग क्या है, द असेट्स इज यूज्ड फॉर द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे अकाउंटिंग ईयर में जो यूज हो रही है दैट इज ए करंट असेट्स। और मोर देन 12 मंथ्स में कोई असेट्स यूज हो रही है तो इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड और अ नॉन करंट असेट्स। तो ये ऑर्डर हमने मीन्स फर्स्ट पोर्शन में हमने सिर्फ हेड और सब हेड लर्न किए थे अच्छे से। अब से कौन से हेडिंग में कौन सी बैलेंस यानी कि एंट्रीज आने वाली है वो ये बैलेंस शीट को हमें अच्छे से लर्न करना है। फिर नेक्स्ट हम वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से करेंगे, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली भी एक्सरसाइज पर जाएंगे। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है इफ़ यू लर्न प्रॉपरली, ये मीन्स चाहे आप 2 3 4 5 टाइम्स लिख दो बट अच्छे से प्रॉपरली तुम्हें ये लर्न करना है। ये प्रॉपर लर्न हो गया तो समझ लो कि ये 11 मार्क्स का वेटेज तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी है, 11 मार्क्स आपने कवर कर लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।